लास्ट क्लास में अपन ने सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट देख लिया था। आज जो अपने को स्टार्ट करना रहेगा वो रहेगा सिलेक्ट के साथ वेयर। मतलब अभी तक के अपन ने जितना भी सिलेक्ट देखा उतना तो अपन यूज कर ही सकते हैं, प्लस उसमें फिल्टर कैसे लगा सकते हैं डेटा पे। अब जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे अपन 3 लाइन लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट, फ्रॉम और वेयर। वेयर बेसिकली डेटा पे फिल्टर अप्लाई करता है। अब यहाँ पे जब अपन एक से ज्यादा चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि ये सारी चीजें एक ही बार में एग्जीक्यूट होंगी, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये तीनों लाइनें एक एक करके एग्जीक्यूट होती हैं। अब इनका ऑर्डर ऐसा लगेगा कि पहले सिलेक्ट रन होगी, फिर ये रन होगी और फिर ये रन होगी, बट इसका ऐसा भी नहीं है। अभी अपन आगे जितनी भी क्वेरीज देखेंगे इसके आगे की, उन सब में आप एक चीज बस माइंड में रखना कि इनका एग्जीक्यूशन ऑर्डर लिखने के ऑर्डर से डिफरेंट हो सकता है। जब भी आप सर्वर पे कोई क्वेरी करते हो तो यहाँ पे जो सर्वर है इसको अपन ने कुछ 4-5 लाइन की क्वेरी लिखी, तो ये क्वेरी तो जाएगी बट इस पे वर्क एक साथ नहीं किया जाएगा। सबसे पहले वो वर्क करता है फ्रॉम पे। फ्रॉम सबसे पहले देखेगा देखेगा कि कौन से टेबल से डेटा को लेके आना है, तो पहले उस डेटा को लेके आएगा। फ्रॉम के बाद फिर वेयर वर्क करता है। वेयर में डिसाइड करके कि कितना डेटा पे काम करना है। तो अगर जैसे अपन बहुत सारे 100 लाइन में से सिर्फ 20 लाइन पे काम करना चाह रहे हैं तो 80 लाइन को पहले तो हटा देगा उतने रिकॉर्ड में, और फिर सिर्फ 20 पे काम करेगा, और फिर उसके बाद फिर सिलेक्ट पे काम करेगा। इसका मतलब अपन ने अगर सिलेक्ट पे टोटल सेल्स लगाई है तो टोटल सेल्स पहले ऐसा नहीं करेगा कि पहले टोटल निकाल लिया उसने क्योंकि सिलेक्ट पे पहले लिखा था, और फिर फिल्टर करेगा। वो क्या करेगा, पहले डेटा को फिल्टर हो गया, तो अगर अब सम काम करेगा तो जितना भी टोटल सेल्स आएगी वो 20 की आएगी। मतलब कि जितने 20 रिकॉर्ड है उन्हीं की टोटल सेल्स होगी। तो अपन यहाँ पे काम करके देखते हैं, कई सारे क्वेरीज देखते हैं जो वेयर के साथ काम करेंगे। अपन ने इसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोर वेयर। अब वेयर एक फिल्टर की तरह काम करता है, तो वेयर के आगे लिखा सब कैटेगरी इक्वल्स चेयर। अब इसे लिखने से होगा क्या कि ये जाएगा इस पर्टिकुलर कॉलम पे और उस पे सिर्फ और सिर्फ चेयर्स का डेटा को मैच करेगा। अब जितनी रोज से मैच होगा सिर्फ उतना ही आउटपुट आएगा, बाकी का आउटपुट नहीं आएगा। इसे अपन ने रन किया तो डेटा आया, बट डेटा सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ चेयर्स का ही दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि डेटा आते से ही पहले उसने क्या किया, उसको फिल्टर किया और फिर आपको शो किया। ठीक है, इतना करके देखो ये वाला वेयर वाला। आ गया। ठीक है, तो अगर इसी को ही अगर अपन एग्रीगेशन के साथ इस्तेमाल करते तो कैसा बिहेवियर होता है इसका। अब अपन ने जो क्वेरी लिखी है वो ऐसी लिखी है कि सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स फ्रॉम स्टोर। तो यूजुअली सम ऑफ सेल्स यहाँ पे लगभग 1,07,000 के आसपास है, बट अपने को 1 लाख नहीं चाहिए, अपने को चाहिए सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर कैटेगरी। तो जैसे ही क्वेरी रन होगी पहले वो स्टोर टेबल को फेच करेगा, पूरे डेटा में से सिर्फ फर्नीचर का डेटा को रखेगा और फिर टोटल निकालेगा। तो अपने को टोटल में सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर का टोटल मिलेगा जो कि था 41,000 के आसपास।
आगे अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर द कैटेगरी शुड नॉट बी फर्नीचर, मतलब फर्नीचर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फिर अपन नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर देखा है, नॉट इक्वल टू फर्नीचर, तो इससे क्या होगा, वो कैटेगरी फर्नीचर को छोड़ के बाकी सारे डेटा ले आएगा। इसे अपन रन करेंगे तो ऑफिस सप्लाईज टेक्नोलॉजी सब मिलेगा, बट फर्नीचर नहीं मिलेगा। हाँ, आपने ऊपर वाली क्वेरी को कभी खत्म नहीं किया, इसलिए। आगे इसका मतलब वेयर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये आप समझिए कि वेयर, वेयर के आगे अपन एक कॉलम लिखते हैं, जिस कॉलम से अपने को कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन ऑपरेटर आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल, और इसके आगे अपन वैल्यू लिखते हैं। अब वैल्यू या तो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है या नंबर में। जैसे अगर अपने को ऐसे निकालना है कोई सेल्स वाला, कि सारे रिकॉर्ड चाहिए बट सिर्फ उनके जहाँ पे सेल्स 2000 से ज्यादा है, तो सेल्स कॉलम आ गया यहाँ पे ग्रेटर देन 2000। तो इस तरीके से अपनी क्या होगी, सेल्स फिल्टर हो जाएगी, हाँ 2000 से ज्यादा है। तो अपन इसको रन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा ऊपर सिर्फ और सिर्फ नेम और सेल्स दिए थे, तो आउटपुट में सिर्फ नेम वाला कॉलम आया और सेल्स वाला, बट सारी सेल्स 2000 के ऊपर की है। ठीक है, तो ये सबसे होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में वेयर। अब जैसे इसका भी आप समझ सकते हो क्या आएगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोर वेयर रीजन इक्वल्स टू ईस्ट, इसका मतलब सिर्फ ईस्ट रीजन का डेटा आएगा। तो फिर अगर एक भी ऐसा होता है, तो अपने को फिर बाकी के सारे एग्जिस्टिंग कॉलम का मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप करके देखो, ये कैसे कर सकते हैं सारे। फर्नीचर कैटेगरी का आ जाएगा, ठीक है। सारे नहीं करना है यहाँ पे, अभी कई सारे तो आप घर पे जाके करना। शो नेम सेल्स प्रॉफिट वेयर द रिकॉर्ड्स, मतलब वेयर सेल्स, मतलब जहाँ पे ऐसे सेल्स हुई हैं जहाँ पे जो प्रॉफिट वाला जो कॉलम है ना, उस पे लॉस दिख रहा है। हाँ, तो अपन प्रॉफिट पे क्या करेंगे, वेयर प्रॉफिट इज लेस देन जीरो, इसे करते से ही सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। और सिलेक्ट पे अपने को सिर्फ नेम सेल्स और प्रॉफिट को ही शो करना है। अच्छा, अब ये वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग, इस वाले को अपन करके देखते हैं। शो ऑल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम ईयर 2015। अब अपने को जो कंपेयर करना है वो करना है 2015 के सारे ट्रांजेक्शन। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी ईयर होगा वो 2015 हो। बट मेजर प्रॉब्लम ये है कि अपने पास ईयर नहीं है। अगर अपन सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोर करेंगे तो अपने पास ईयर नहीं मिलेगा। तो अगर अपन करके देखते हैं, हाँ, तो आप देखोगे ईयर कहीं पे भी नहीं है, बट अपने पास क्या अवेलेबल है, अपने पास ऑर्डर डेट है। तो फिर कैसे कर सकते हैं, अपने को ईयर का कॉलम चाहिए ही रहेगा। अब इसको आप सोचना, वेयर के आगे अपन कॉलम लिखते हैं, बट अभी कॉलम जो है वो डेट का कॉलम है अपने पास, ईयर का नहीं है। तो फिर अपन डेट को टाइप, मतलब इसको फंक्शन तो नहीं है ईयर फंक्शन, तो अपन ने ईयर को दिया और डेट दी, तो अभी डेट अपने को एक्चुअल में ईयर के फॉर्म में मिलेगी। और फिर अपन कंपेयर कर सकते हैं सिर्फ 2015 से। तो इस तरीके से अपन फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ग्रेटर देन कर दिया तो 15 से ज्यादा के सारे ईयर का डेटा मिलेगा, जैसे 15, 16, 17, 18 सब। जैसे, अब ये निकालना है तो फाइंड टोटल सेल्स इन 2016।
तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? सिलेक्ट, बट सिर्फ सेल्स लिखने से कॉलम मिल जाएगा। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए टोटल सेल्स। तो अपन लगाएंगे सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स। फ्रॉम स्टोर बताना रहेगा, और वेयर में अपन लिख देंगे ईयर ऑफ डेट इज इक्वल टू 2006। इस क्वेरी करने से अपने को सिर्फ 2016 की टोटल सेल्स मिली। और जैसे ये चाहिए तो एवरेज प्रॉफिट इन फर्नीचर कैटेगरी। हाँ, सिलेक्ट एवीजी प्रॉफिट फ्रॉम स्टोर वेयर पर कैटेगरी इक्वल्स टू फर्नीचर। हाँ, चीजें काउंट कर सकते हो, मतलब अपन ने देखा ना कि जितना भी चीज एवरेज मतलब अपन सिलेक्ट पे देख चुके हैं, वो सब वेयर के साथ कंबाइन हो सकते हैं। मतलब सारे यूनिक रिकॉर्ड देख सकते हो, टोटल वगैरह कर सकते हो, एवरेज वगैरह, नए कॉलम्स कैलकुलेट करना। हाँ, शो सकता है। जैसे अगर अपन ने ऐसे लिखा सिलेक्ट नेम कॉमा ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, तो फ्रॉम स्टोर कर दोगे तो नेम भी दिखेगा और फिर ईयर कॉलम भी दिखेगा। ऐड नहीं, अपन यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे। हाँ, ये जो क्वेरी होती है ना, क्वेरी एक्चुअल डेटा नहीं होता है। क्वेरी में एक्चुअल डेटा तो जितना प्रेजेंट है उतना किया, बट जो क्वेरी में अपने नया कॉलम बनाया वो अपने को यहाँ पे दिखेगा। और ये फिजिकल डेटा नहीं है, फिजिकल डेटा ये वाला है जो रैम पे मतलब मेमोरी में स्टोर है। अपने को सिर्फ क्वेरी के आउटपुट में दिखेगा। हालांकि ये जो आउटपुट है, इसको फिर अपन सेव कर सकते हैं फाइल में। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्वेरी आ रही है ईस्ट रीजन वाली, ये आई, इसका आउटपुट आया, बट इसको सेव करना है तो इस बटन पे क्लिक करके अपन सेव कर सकते हैं। नहीं, एसक्यूएल में नहीं सेव, ये फाइल पे सेव होती है। जैसे फाइल नेम है, फाइल नेम जो भी आपको रखना हो, लोकेशन बताइए, डेस्कटॉप, हाँ वही है, और से ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे फाइल नेम नाम से आया डेटा, और ये किस में है? CSV में। अच्छा, बट आप ये जरूर कर सकते हो। क्या चीज? अपने को आप चाह रहे हो कि ईयर का कॉलम मिल जाए, तो अपन ये जरूर कर सकते हैं कि जो क्वेरी का आउटपुट आ रहा है उसका एक टेबल ही बना दिया जाए। ठीक है, कैसे बना सकते हैं? जैसे अपन इसका एक नया टेबल बनाना चाहते हैं। किसका? इस वाले का। तो इस क्वेरी में क्या आ रहा है? सिर्फ नेम सेल्स, जहां 2000 से ऊपर का प्रॉफिट है। इसको अगर एक नया टेबल बनाना है तो अपने को सिंपली करना क्या रहता है? जो क्वेरी है उस क्वेरी के ऊपर लिखना रहता है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल टेस्ट 3, टेस्ट में एक रैंडम नेम रख दिया एज। बस इतना में अपना काम हो गया। अब जब इसे रन किया गया और इसे रिफ्रेश करा, तो अब देख सकते हो यहाँ पे नीचे अपने को कहीं पे टेस्ट 3 मिल जाएगा। ये तो व्यू जो बनता है, व्यू अपन ने इसके, अच्छा व्यू नहीं देखा अभी तक। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया, इस क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है उसको एक नया टेबल बना दो। तो अब अपन सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेस्ट 3 देखेंगे ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट 3, तो अब वही टेबल मिल रहा है, क्योंकि अब ये फिजिकली मेमोरी में यहाँ पे जाके स्टोर हो चुका है। तो अपन नया कॉलम तो नहीं बना सकते, बट एक नए कॉलम को बना के उसे स्टोर जरूर कर सकते हैं। तो जो भी क्वेरी करोगे उसका आउटपुट सेव हो सकता है, और शायद कर भी सकते हैं। ये आपको सर्च करना पड़ेगा। आपको शायद सबसे पहले तो ऑल्टर टेबल करके नया कॉलम ऐड करना रहेगा, और उस टेबल में वैल्यू को इंसर्ट कराना रहेगा सिलेक्ट का यूज करके। तो इसका सिंटेक्स वगैरह आप सर्च करके देखना कैसे लिखना रहता है, बट आप कर सकते हो ये भी काम। आगे
हाँ वही, उसमें ट्राई करके देखना, उसका सिंटेक्स, करेक्ट सिंटेक्स आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट पे देखना रहेगा, बट किया जा सकता है ये काम। हाँ, क्वेरी के आउटपुट में तो आप ऐसे कर सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं, सिलेक्ट ऑल ईयर ऑन ऑलरेडी ईयर्स। हाँ हो तो जाएगा, बट ये सिर्फ क्वेरी में दिख रहा है, इसको सेव करने के लिए टेबल सेव करना रहेगा। आगे, अब अपन जो नेक्स्ट देखते हैं वो देखते हैं, जब आपको फिल्टर दो कंडीशन के बेस पे, मतलब कि कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जहाँ पे फर्नीचर पे लॉस हुआ है वो बताना है, जहाँ पे कस्टमर ए ने 300 से ज्यादा का परचेस किया है। तो इस टाइप से जब आपके पास दो फिल्टर हो एक साथ, तो इनको अपन एंड कंडीशन के थ्रू में वर्क करवाते हैं या फिर और कंडीशन के थ्रू। ठीक है, दोनों कंडीशन के बीच में एक एंड कीवर्ड लगेगा या फिर एक और कीवर्ड। तो ये कैसे आ जाता है, जैसे अगर अपने पास क्वेश्चन ये है कि शो कस्टमर नेम, कैटेगरी, सेल्स, प्रॉफिट, ये चार कॉलम शो करने हैं, एंड देयर कॉस्ट। अब कॉस्ट कॉलम अपने पास नहीं है तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेयर द कैटेगरी इज फर्नीचर, तो कैटेगरी फर्नीचर हो पहला फिल्टर, एंड वी हैड फेस अ लॉस, तो लॉस होना ट्रांजेक्शन में दूसरी कंडीशन है। तो अपन ने इसको कैसे लिखा, सबसे पहले तो जो कॉलम पहले से अवेलेबल है वो सब बना, नेम, कैटेगरी, सेल्स और प्रॉफिट। कॉस्ट अपने पास था नहीं, तो अपन ने क्या किया, सेल्स माइनस प्रॉफिट किया। तो सेल्स माइनस प्रॉफिट करने से अपने को कॉस्ट मिला, और जो कॉस्ट वाला कॉलम आया उसमें डेसिमल ज्यादा ना हो, इसलिए अपन ने उसे राउंड टू वन प्लेस कर दिया और उसका नाम दे दिया एज कॉस्ट। फ्रॉम स्टोर बताया, इससे अभी अपन ने सिर्फ आउटपुट को डिसाइड किया कि आउटपुट कैसा दिखेगा। अब अपने को फिल्टर भी लगाना है, तो ये जो दो फिल्टर देखे थे, कैटेगरी फर्नीचर और लॉस का, तो वो लगा है कि वेयर कैटेगरी इज फर्नीचर, और एंड कीवर्ड लगाया, एंड प्रॉफिट इज, तो ये दोनों ही एंड के थ्रू क्या होंगे, सॉल्व होंगे। मतलब दोनों ही जब ट्रू होंगे तो ही आउटपुट आएगा लिस्ट, मतलब टेबल में, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला करके देखो आप, कि अपन ने सिलेक्ट में कैलकुलेशंस भी करे, फिल्टर भी लगाया और टेबल भी बताया। आगे, अभी नीचे वाला भी दो कंडीशन के बेस पे है, बट इसका क्वेश्चन क्या है, ये रीड करना, ये वाला करके देखो। इस पे एंड और में कौन सी वाली कंडीशन लगेगी इसमें, और कैसे, शो ऑल द कस्टमर
नेम, रीजन, सेल्स। ठीक है, ये 3 कॉलम दिखाने अपने को आउटपुट में, वेयर ईदर द रीजन शुड बी ईस्ट, मतलब या तो रीजन ईस्ट हो जाए और सेल्स क्या हो अबव 1000। आगे तो या तो आपको सेल्स अबव 1000 दिखेगी, और जहां पे सेल्स अबव 1000 होगी वहां पे कोई सा भी रीजन आ सकता है। हम्म? ठीक है, आगे समझ में, एक कंडीशन, दो कंडीशन। अच्छा, अगर 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, कितनी भी कंडीशन हो, तो एंड और का ही इस्तेमाल करना है। जैसे अगर कंडीशन 1 है एंड कंडीशन 2 है, तो ये दोनों तो एंड पे काम करेंगे। अगर इस पे आगे ऐसा भी लिख दिया कि एंड कंडीशन 3, तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों के तीनों जब ट्रू होंगे तो ही फाइनल आउटपुट आएगा। अगर एक भी फॉल्स हो गई इन तीनों में से, तो सारे के सारे आंसर फॉल्स पे हो जाएंगे। अगर और के साथ इस्तेमाल किए होते तो और में ऐसा वर्क करेगा कि तीनों में से कोई सी भी एक आ गई तो आउटपुट आएगा, तीनों के तीनों जब फॉल्स होंगे तो ही फिर वो फॉल्स लेगा। अच्छा, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको कंडीशन में ऐसा दिखे कि एंड भी है यहाँ पे और भी है, तो फिर कैसे इसे सॉल्व किया जाए? इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी की पूरी कंडीशन इसमें नहीं बनती, कोई ना कोई एक ऐसी कंडीशन होगी जो या तो पहले और पे सॉल्व होगी और उसका आउटपुट फिर एंड पे सॉल्व होगा। जैसे ये अपन ने शायद एक्सेल पे किया था क्या ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का। अगर अपने पास एक डेटा है जिसमें अ, अपने पास कंट्रीज हैं, अपने पास क्या है, कंट्री है, कंट्री का एक कॉलम है, अपने पास एक सेल्स का कॉलम है, और अपने पास एक क्वांटिटी का कॉलम, ये 3 कॉलम है। अब कैसे कैलकुलेट करना है, अगर अपन उन कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, मतलब ये जो जिस शॉप का डेटा है वो शॉप एक फॉरेन में है, ठीक है। फॉरेन में क्या है, जिस शॉप ओनर है वो एक इंडियन है, तो ये क्या करता है, जब भी इंडियन कोई कस्टमर आता है तो उसको डिस्काउंट दे देता है। और कोई फॉरेनर अगर आता है तो उसके बेसिस पे एक क्राइटेरिया होता है कि इसकी सेल्स भी क्या हो, सेल्स अबव 5000, और उसने जो क्वांटिटी परचेज करी है वो 20 से ज्यादा हो, तो इसको डिस्काउंट एलिजिबल होगा। बट अगर इंडियन है वो, तो चाहे उसकी सेल्स भी कितनी हो और क्वांटिटी भी कितनी हो, उसको डिस्काउंट क्या हो जाए, मिल जाए। तो अगर ऐसे लोगों को फिल्टर करना होता है, तो ऐसे लोगों को फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं, जब आप देखोगे कि काइंड ऑफ एक एंड की कंडीशन भी है कि या तो फॉरेनर सेल्स और क्वांटिटी दोनों को मैच करे, या फिर जो कस्टमर है वो इंडियन हो। इंडियन होगा तो ये दोनों भी अप्लाई नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक अप्लाई हो जाए तो काम हो जाएगा। तो इसके और इसके बीच में एक और है, बट इन दोनों के आपस के बीच में एक एंड है।
तो ये कैसे लिखा जाती है कि अपने को कंट्री कंट्री इक्वल्स टू इंडिया हो, तो ये कंट्री इंडिया होगी, वो ट्रू होंगे। और एक फॉरेनर है तो वो उसके लिए सेल्स और क्वांटिटी दोनों मैटर करते हैं, तो अपन इसे ब्रैकेट में लगाएंगे कि जो सेल्स है वो ग्रेटर देन 5,000 हो एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 हो। तो जब तीन फिल्टर एक साथ आएंगे ना, तो अपन ऐसे कर सकते हैं। आपको एक तो और के बीच में रखना है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो और के आगे लेफ्ट और राइट तरफ एक ही कॉलम, और ये एक कॉलम कैसे है, क्योंकि ये खुद ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इन दोनों का एग्जीक्यूशन होगा। अगर ये ट्रू आता है और ये ट्रू, ये फॉल्स होता है, तो भी एक ना एक तो ट्रू है, तो और में आउटपुट आ जाता है। तो ये तीन, और चार में भी आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, पांच में, बट आपको थोड़ा बहुत लॉजिक में पहले सॉल्व करना रहेगा। हाँ, अब इस टाइप की कंडीशन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट वाली कंडीशन है वो ऐसी है कि आपको सेल्स कॉलम है, इस कॉलम में जो अमाउंट है वो बहुत वेरी करता है, वो हो सकता है 1 से लेके 5,000 तक के चले जाए। बट अपने को ये सब का डेटा नहीं चाहिए, अपने को चाहिए जहाँ पे सेल्स का जो अमाउंट हो वो बिटवीन रहे 20 एंड 25 के, मतलब 20 और 25 की जितनी भी सेल्स है वो सब मिले। तो क्या ये एक सिंगल कंडीशन है या दो कंडीशन है? ये दो कंडीशन है। और इन दोनों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अपने को आउटपुट में सिर्फ 20 और 25 के बीच का ही डेटा मिले। ये क्लियर है कि वेयर सेल्स ग्रेटर देन 20, तो ये सिंगल हैंडेडली क्या हैंडल करेगी, 20 से ज्यादा होगा। बट ये 30 में भी ट्रू है, 1000 में भी ट्रू है, 2000 में भी ट्रू है, तो अपन ने एंड लगाया ताकि इसकी मैक्सिमम लिमिट भी रेस्ट्रिक्ट कर सकें। वहां पे लिख दिया कि सेल्स लेस देन 25 भी हो। तो जब ये दोनों ट्रू होंगी, जैसे जो 22 का अमाउंट है, 22 का अमाउंट इसमें भी ट्रू है क्योंकि 20 से ज्यादा है, और 25 से कम भी है तो इसमें भी ट्रू है, तो ये आना चाहिए। बट अगर 32 का है तो इसमें तो ट्रू है, 20 से ज्यादा है, बट इसमें वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। और एंड ऐसी कंडीशन को फिर कैसे ट्रीट करता है, जहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स, तो उसे फॉल्स को बनाए, तो अपने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अपन बिटवीन को बना सकते हैं, जो कि अपन ने यहाँ पे किया। सेल्स कॉलम वेयर द सेल्स इज बिटवीन 20 and 20, select sales from store where sales is greater than 20 and sales is less than 20। तो सिर्फ अमाउंट अपने को कौन कौन से दिखेंगे, सिर्फ 20 और 25 के बीच में। हाँ, इस पर राउंड अप भी कर सकते हैं। सिलेक्ट सेल्स के वक्त अगर अपन ने से राउंड के अंदर शो किया हो तो वो ऐसे राउंड भी हो जाएगा। आगे, अब ये वाला जो तरीका अभी अपन ने फॉलो किया, ये थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड होती है, मतलब अपन ने सेल्स को दो बार कंपेयर किया। अपने पास यहाँ पे एक बिटवीन ऑपरेटर होता है जो इसी एग्जैक्ट काम को करने के लिए बना है। यहाँ पे अपन कैसे करते हैं, सिलेक्ट किया सेल्स फ्रॉम स्टोर, और इतने पार्ट में अपन इसको ऐसे बता देते हैं कि सिलेक्ट वेयर सेल्स क्या हो, बिटवीन हो 20 and 25। तो इस तरीके से वो 20 और 25 के बीच का ही डेटा लाएगा। बट ये जो बिटवीन होता है, बिटवीन इंक्लूसिव होता है,
इंक्लूसिव मतलब अगर 20 का अमाउंट हुआ तो भी आएगा, 25 हुआ तो भी आएगा, और इनके बीच का तो सारा आएगा। बट ऊपर वाली मेथड में आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे अभी ऊपर किया अपन ने, तो इसमें अगर 20 हुआ तो क्या वो आएगा या नहीं आएगा? इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन लिया है। तो अपन ऊपर में कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी इंक्लूसिव होगी, कौन सी एक्सक्लूसिव होगी वैल्यू। बट नीचे वाले में दोनों ही क्या होंगी, इंक्लूसिव होंगी। बट लिखने का तरीका क्या हो जाता है, थोड़ा ईजी हो जाता है। आगे अब अपन ऐसे टाइप के डेटा को फिल्टर करने वाले हैं जो नल हो। अब डेटा में होता क्या है कि डेटा में अपने पास कोई एक कॉलम है, कोई ऐसा कॉलम जिसमें कुछ वैल्यू हो सकता है कि प्रेजेंट ना हो, नल हो। तो इस टाइप के डेटा में ये जो पर्टिकुलर कॉलम है, इसके बेस पे दो टाइप के फिल्टर आप लगा सकते हो। ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ नल वैल्यू जो है उनका आउटपुट दे, कि जहां जहां पे भी ये पर्टिकुलर कॉलम नल हो सिर्फ उसका आउटपुट आएगा। या फिर ऐसा डेटा जो इस कॉलम में नल नहीं है वो आए। तो सिर्फ ये दो टाइप के फिल्टर होते हैं, जहां पे डेटा नल हो वो, जहां पे डेटा नल नहीं हो वो। अगर अपने को स्पेसिफिकली चेक करना है कि जहां पे भी पर्टिकुलर कॉलम नल है, जैसे पोस्ट कोड क्या है अपने केस में नल है। तो अगर अपन ने क्वेरी को ऐसे लिखा कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोर वेयर पोस्ट कोड इज नल, यहाँ पे आप देखोगे पोस्ट कोड पे इक्वल नल नहीं लिखा, ये काम नहीं करता। यहाँ पे अपने को इज नल लिखना पड़ता है कि क्या ये पोस्ट कोड एक्चुअल में नल है या नहीं है। तो फिर ये सिर्फ उतना डेटा देगा जहाँ पे पोस्ट कोड नल है। तब देख सकते हो सारे डेटा में पोस्ट कोड क्या है, नल है। और ऐसी कितनी सारी रो, 16 रो है, क्योंकि 16 जगह पे क्या था, पोस्ट कोड नल था। इसका जस्ट अपोजिट भी सिंपल है, इज नॉट नल। क्या ये पोस्ट कोड नल नहीं है, तो जो जो रो में नल नहीं होगा वो ट्रू होंगी, और वही रो फिर क्या होंगी, आउटपुट में। तो इसको रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 484 रोज आए, क्योंकि 500 में 16 नल थी तो वो ऊपर आ गया, और जो नल नहीं थी वो सारी नीचे आ गई। तो इस डेटा में पोस्ट कोड हर तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको करके देखो, नल को और नॉट में। वो अपन डेटा को इंसर्ट करते टाइम कर रहे थे, इस जगह पे नल को इंसर्ट कर दो। वो अपन एक स्पेशल केस देखा था कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना है। तो ऐसे अपन रो को तो डिलीट कर ही सकते हैं डिलीट से, बट एक सिंगल वैल्यू को डिलीट करना होता है तो अपडेट करना होता है। और अपडेट में सेट के टाइम अपन इक्वल बता के उसे नल किया था। ये इज नल और इज नॉट नल ये आपको पाइथन में भी काम आएगा। वहां पे भी डेटा को ऐसे ही चेक किया जाता है इज नल से। आगे इफेक्ट नल और नॉट नल का आपके इसमें क्या आ रहा है, एरर क्या है? कहीं पे रेड कलर की ऐसी लाइन दिख रही है आपको, वेयर के पास में? तो हो सकता है कि वेयर के आगे फ्रॉम में कुछ आगे पीछे लिखा हो, फ्रॉम स्टोर के आगे। बताओ।
आपने पोस्टल कोड कर दिया, ऐसा कोई कॉलम अवेलेबल नहीं, वहां पे उसका जो नाम है ना वो पोस्ट कोड है बस। हो गया। वो TAL आ गया था ना शायद, इसलिए इस वजह से, क्योंकि ऐसा कोई कॉलम है नहीं इस नाम का, और यहाँ पे नाम डिफरेंट है इसलिए आ गया। अब जैसे कभी नम वैल्यू मतलब काउंटिंग वगैरह करना हो, तो अपन ने एक चीज देखा है कि तीनों लाइन में से तीनों में सबसे पहले रन होगी फ्रॉम स्टोर, तो स्टोर टेबल आया, वेयर पोस्ट कोड इज नल, तो वेयर पोस्ट कोड इज नल, तो ऐसी 16 जगह थी अपन अभी देखा जहाँ पे पोस्ट कोड नल है, तो पूरा रिकॉर्ड क्या होगा, सिर्फ 16 रिकॉर्ड में कन्वर्ट हो गया, और फिर काउंट ऑल रन हुआ, तो इसने इन सबको काउंट किया तो अपने को 16 रिटर्न कर दिया। इस ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, नल वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। आगे कि अब काउंटिंग एग्रीगेशन सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक ये लास्ट और देखते हैं, फिर अपन प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन वाले। यहाँ पे कई बार होता है जब आप चीजों को सर्च कर रहे होते हो, आपके पास एक नेम का कॉलम है, अब आपको एक ऐसा नेम ढूंढना था, मान लो अ, रोहन कुमार का नाम ढूंढना था आपको, बट आपको क्या हो रहा है कि आपको याद नहीं आ रहा कि उसका पूरा नाम क्या है, आपको बस इनिशियल पता था कि हो सकता है कि उसका नाम रोहन से शुरू होता है, तो रोहन नाम के सारे नेम आ जाए तो आप ढूंढ सकते हो। या फिर आपको ये भी नहीं पता, आपको बस इतना पता है कि R से शुरू होता है उसका नाम, इसके आगे का कुछ भी नहीं पता, तो फिर ऐसे नेम या फिर ऐसा डेटा जो आधा मिसिंग है, आपको याद नहीं आ रहा सर्चिंग करते टाइम, या फिर आपको कोई पैटर्न के बेस पर ढूंढना है, तो फिर यहाँ पे आपके पास जो मिसिंग पार्ट रहता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो कीवर्ड्स होते हैं, मतलब कीवर्ड्स बताऊं, दो सिंबल्स होते हैं, कि एक ऐसा डेटा जैसे रोहन है, तो आर के आगे बाकी का नेम जो है मिसिंग है, तो मल्टीपल कैरेक्टर अगर मिसिंग होते हैं तो आप उसे परसेंट साइन से रिप्रेजेंट कर देते हो, तो वो हो जाएगा R%। इसका मतलब आर के आगे कितने भी डेटा हो सकते हैं, मिसिंग हो सकते हैं। अगर अपने को ऐसा नेम ढूंढना है जो खत्म होता है एस एच से, तो शुरुआत का नहीं पता डेटा बट आखिरी में एस एच है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 1% लगा दे। ठीक है आया। अगर ऐसा कोई नेम ढूंढना है जो टी से शुरू हो रहा है और एच पे खत्म हो रहा है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, टी से शुरू हो रहा है, मिसिंग है इतना पार्ट, और एच पे खत्म हो रहा है, तो T%, तो इस तरीके से अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेजर दिक्कत क्या होती है, जो इक्वल ऑपरेटर होता है, जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि नेम इक्वल R%, तो ये जो इक्वल ऑपरेटर होता है ना ये स्ट्रिक्ट इक्वल है, मतलब कि एग्जैक्टली ऐसा दिखना चाहिए R%, तो ही वो रिकॉर्ड आएगा, नहीं तो नहीं। तो ये जो ऑपरेटर होता है इस ऑपरेटर को चेंज कर दिया जाता है एक लाइक ऑपरेटर से, मतलब ये एक सिंबल नहीं है, ये कीवर्ड ऑपरेटर है, मतलब आपको यहाँ पे लाइक लिखना पड़ेगा और फिर R%। तो ये जो लाइक है ये समझता है इनका मीनिंग, परसेंट का मीनिंग समझता है, और एक और जो अपन आगे देखेंगे उसका मीनिंग, तो वो सर समझ ये गए। केवल स्टार्टिंग लेटर देखेगा या फिर बीच में अगर कहीं आ रहेगा उसे भी काउंट करेगा? ये वाला अभी तो फिलहाल में हाँ। एग्जैक्टली स्टार्ट पे लिखा है ना, तो स्टार्ट को ही लेगा। अगर आप सोच रहे हो बीच वाला, तो बीच वाला आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि परसेंट, मतलब शुरुआत में कुछ भी हो सकता है, बीच में एक आर है और आखिरी का भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे लिखते हैं %R%, तो ये बीच वाले आर को ढूंढेगा।
ठीक है, करके देखें इनको। शो ऑल द यूनिक नेम, मतलब नेम तो बहुत सारे हैं बट आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक दिखाने हैं, विच स्टार्ट विथ ए। अब अपने को स्टार्टिंग तो दे दी ए से हो रही है बट आगे का डेटा नहीं पता, तो अपन ने लिखा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, ताकि सिर्फ और सिर्फ यूनिक आए। फ्रॉम स्टोर वेयर नेम, पर इक्वल टू की जगह अपन ने लगा दिया अब यहाँ पे लाइक, और टेक्स्ट दिया अपन ने ए परसेंट। तो परसेंट का स्पेशल मीनिंग लाइक को समझ में आएगा और वो ए से शुरू होने वाले सारे नेम ढूंढ देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी नेम आया, ये भी नेम आया, सब नेम आए, बट सब के सब एक कॉमन है कि ए से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इस वाले को करके सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए। अभी के लिए अपन सिर्फ फर्स्ट नेम तो नहीं ला सकते, अभी तो नेम तो पूरा आएगा। सिंटेक्स एरर क्यों आ रहा है? जैसे अपनी जो वेबसाइट है इसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा है, इसमें अभी जो अपन ने सीखा उसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है, शो फर्स्ट नेम ऑफ पेशेंट दैट स्टार्ट विथ लेटर सी। तो ऐसा पेशेंट का नेम जो सी से शुरू हो रहा है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है पैटर्न ढूंढने का। तो इसका अपन क्या लिखेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, सिर्फ फर्स्ट नेम ढूंढना था ना, ऑफ पेशेंट। फ्रॉम आएगा पेशेंट टेबल, वेयर फर्स्ट नेम, और लाइक ऑपरेटर लगाया अपन ने, लाइक, और सी परसेंट लगाएंगे और इसे रन किया। तो आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर सबमिट हो गया और ये सारे सी वाले आ गए। अब ऐसा नेम ढूंढना है जो सी से शुरू हो और ई पे खत्म हो, काइंड ऑफ ये वाला। तो ऐसे नेम के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, C% E। सी परसेंट और ई, क्योंकि ई मिसिंग है। इसे रन करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ सी और ई के देखोगे। अब ये परसेंट साइन को और डिटेल में देखते हैं। ये जो परसेंट साइन एक्चुअल में रिप्रेजेंट किसे करता है, ये जो परसेंट साइन है, ये अगर कोई सिंबल भी नहीं होगा तो उसके लिए भी है, मतलब जीरो कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर मिसिंग हो तो भी चलेगा, या फिर मल्टीपल कैरेक्टर हो तब मिसिंग तब भी चलेगा। इसका मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा परसेंट सी परसेंट, तो इसमें अपन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो सी है एक्चुअल में स्टार्टिंग में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई और कैरेक्टर है नहीं, तो सी स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, और एकदम एक्सट्रीम एंड पे भी आ सकता है, मतलब कहीं पे भी सी आ जाए। तो उसके लिए अपन ऐसे लगा सकते हैं, इसे ऐसे करके देखते हैं। तो अपन ने अगर ऐसे लिखा परसेंट सी परसेंट, तो आप देखो ये नेम भी आया, इसमें सी बीच में आया बट इसमें सी शुरुआत में ही था, इसमें तो सी दोनों तरफ था, बट सी कहीं पे भी आया बट आएगा। इसका मतलब परसेंट साइन जीरो नंबर ऑफ कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वन और मल्टीपल। अब जैसे रिक है, रिक एक ऐसा नाम है जो आर से तो शुरू हो रहा है, बट आर से तो बहुत सारे नेम शुरू हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे रॉड्रिक भी है। अपने को एक ऐसा नेम ढूंढना है जो आर से शुरू हो और उसके आगे बस तीन एग्जैक्ट तीन कैरेक्टर मिसिंग हो।
तो जब आपको पता हो कि कितने एग्जैक्ट कैरेक्टर मिसिंग है, तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है अंडरस्कोर से। तो रिक कैसा होता है? RICK। तो अपने लिए अभी दो तीन मिसिंग है, तो अपना जो टेक्स्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, आर और तीन अंडरस्कोर। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये सिर्फ रिक टाइप के नेम, जो ऐसे नेम जो तीन से शुरू होते हैं। तो अपने बनाया आर, एक, दो और तीन, तीन अंडरस्कोर के। तो ये आप देखोगे सारे आर से शुरू हो रहा, सभी के सब चार कैरेक्टर में। ये जो अंडरस्कोर है, ये सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर मिसिंग बताता है। हम्म? हाँ नहीं, अपने डेटा में है नहीं ऐसे नाम। अपने नेम में जितने भी फर्स्ट नेम है ना, इसलिए ये वाली वेबसाइट पे आए, क्योंकि इस वेबसाइट पे बहुत बड़ा डेटा है, इसमें ऐसे रैंडम बहुत सारे नाम मिल सकते हैं। जो स्टोर टेबल है ना, उसमें आप देखोगे ना नेम वाले कॉलम पे, तो हाँ, सरनेम भी पूरा वो टेक्स्ट लेगा ना। यहाँ पे क्या, फर्स्ट नेम में अपने पास ये अच्छा है कि हर एक चीज फर्स्ट नेम। तो ये वेबसाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, जैसे ये रोज है, रोज का नेम ऐसा है कि उसका नेम में अपने को अगर ऐसा नेम ढूंढना है कि जो इनिशियल उसका कुछ भी हो सकता है, सेकंड लेटर ओ होना चाहिए। मतलब नेम कितना बड़ा हो सकता है कुछ भी, बट एग्जैक्ट सेकंड लेटर ओ होना चाहिए। हाँ, तो शुरुआत का एक मिसिंग है, तो उसे रिप्रेजेंट किया अंडरस्कोर से। अब ओ के बाद कितने कैरेक्टर हो, तो उसे रिप्रेजेंट किया परसेंटेज। तो अंडरस्कोर ओ परसेंट, ये बताएगा कि सेकंड पोजीशन पे ओ है, बट आगे कुछ भी हो सकता है। ऐसे नेम को सर्च करके देखे तो कैसा है, अंडरस्कोर ओ परसेंट। तो डोनाल्ड, सोनी, वुडी, टॉम, जॉन, सब आ गए। ऐसे नेम जिनके एग्जैक्टली सेकंड पोजीशन पे ए है। आ गए। अगर आपको वो पूरे पूरे डेटाबेस में वो सारे नेम चाहिए जो एग्जैक्टली चार लेटर के हैं, उसमें एग्जैक्टली फोर लेटर्स हैं, और फोर के फोर कुछ भी हो सकते हैं, तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करें? चार अंडरस्कोर। तो इससे क्या होगा, एग्जैक्टली चार कैरेक्टर के सारे नेम आ जाएंगे। तो अपन अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें, 1 2 3 4, तो ये सब आ गए। अच्छा, इसको दूसरा भी तरीका हो सकता था इसको करने का। एक तो अंडरस्कोर का है, बट अब मान लो इसको दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करते तो आप ऐसा भी कर सकते थे। अगर लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू 4, तो सबकी लेंथ निकालेगा, और जहां जहां चार से लेंथ से मैच होगा तो वो भी आ सकता है। तो ये सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के दूसरे भी तरीके हो सकते हैं कि लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम शुड मैच विथ 4। तो ये भी तरीका काम करता है। जैसे अगर इसे 5 कर दें, तो 5 नाम पे आ गए। ठीक है, आ गया। ये लाइक ऑपरेटर कैसे काम करता है? लाइक में दो कैरेक्टर्स हैं, और स्पेसिफिकली
ये जो सिंबल्स अपन ने अभी इस्तेमाल किए, इन्हीं का नाम होता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड क्यों? क्योंकि अपने लोगों ने, इसने बिग बॉस देखा है? बिग बॉस वाइल्ड कार्ड होते हैं, मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री एक ऐसा होता है कि आपको पता है कि कोई ना कोई पर्सन है वो जो अपने शो में आने वाला, बट वो कौन पर्सन ये नहीं पता। तो काइंड ऑफ ये भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, मतलब कि एक डैश है, कोई ना कोई कैरेक्टर है यहाँ पे, बट कौन सा कैरेक्टर है ये नहीं पता, इसलिए इनको फिर यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहते हैं। और यहाँ पे दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, एक सिंगल अननोन के लिए और एक मल्टीपल अननोन के लिए। हाँ लिखे हैं वहाँ। ठीक है, अभी के लिए बस इतना देखते हैं, नेक्स्ट क्लास से अपन वेयर इन और नॉट इन वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए जितना भी आपने देखा है ना, अब अपन वेयर से यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे आपसे जो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप ये सारे क्वेश्चन को करके देखो। शो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड जेंडर ऑफ पेशेंट हुज जेंडर इज मेल। तो फिल्टर है ये भी। सेकंड वाला भी एक फिल्टर है। शो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑफ पेशेंट हु डज नॉट हैव एनी एलर्जीज। मतलब एलर्जीज में किसी को है किसी को नहीं है, तो जिनको नहीं है उनका डेटा चाहिए। तो जहाँ पे एलर्जी नल होगी सिर्फ उतना डेटा फैच करना है, जो कि अभी अपन ने देखा। पैटर्न वाला देखा। शो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑफ पेशेंट दैट वेट विद इन रेंज ऑफ 100 टू 120, और इंक्लूसिव लिखा है, इसका मतलब 100 भी आ जाएगा और 200, तो बिटवीन लग सकता है। ये अपडेट वगैरह की एक ही कमांड है। ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का है, और कॉन्केटिनेट करना है दोनों, तो अपन ने कॉन्केटिनेट फंक्शन देखा है, तो इन दोनों को जोड़ के एज अ फुल नेम आपको दिखाना है। तो ये भी करा अभी अपन ने। फाइंड हाउ मेनी पेशेंट्स, हाउ मेनी मतलब नंबर है तो काउंटिंग लगेगी सिलेक्ट में। हैव बर्थ ईयर, मतलब बर्थ डेट जो होगी वो ईयर 2010, तो ईयर निकालना रहेगा बर्थ डेट का और उसका 2010 से कंपैरिजन। ठीक है, ये वाला अभी नहीं होगा, अभी अपने क्या है ना, बहुत सारे तो हो जाएंगे बट कुछ कुछ नहीं होंगे। जब अपना पूरा सिलेक्ट कमांड पूरी हो जाएगी ना, तो आप यहाँ से हार्ड तक के भी जितने भी क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जितने अभी आपको समझ में आते हैं, जितने भी ऐसा लगता है कि ये वाला बन जाएगा, तो सारे सॉल्व करके देखना। ठीक है, फिर अभी के लिए अपन यहाँ पे क्लास एंड करते हैं।